नमस्कार, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज बात करेंगे स्मार्टफोन की। जी हां, वही स्मार्टफोन जो उत्तर प्रदेश के 51 जिलों के लिए खरीदे जाने थे। वही स्मार्टफोन जो कि 1.25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खरीदे जाने थे ताकि पोषण आहार व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जा सके। मगर पारदर्शी कोई व्यवस्था बने भी तो कैसे, जब विभागीय मंत्री और प्रमुख सचिव इसी बात को लेकर के आमने सामने हैं कि टेंडर की प्रक्रिया में किस तरह की अनियमितताएं बरती गई। हालांकि इसे लेकर के दोनों पक्ष के अपने अपने विचार हैं और मामला अब मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है और यही हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा। मुख्यमंत्री वर्सेस प्रमुख सचिव, स्मार्टफोन का सच। जब हम बात करते हैं स्वस्थ प्रशासन की, स्वस्थ सरकार की, स्वस्थ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि तत्कालीन सरकार और ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही के बीच एक सामंजस्य बैठा करके चला जाए, क्योंकि ये दोनों ही किसी भी समाज की जो स्वस्थ सरकार होती है उसके सबसे मजबूत पहिए होते हैं। अगर इनके बीच में आपस में तालमेल नहीं बैठेगा तो किस तरह की परेशानियां सामने आएंगी, वो इस स्मार्टफोन वाले विवाद में अब सामने निकल करके आ रहा है। मामला कुछ यूं कि करीब 1.25 लाख स्मार्टफोन खरीदे जाने थे जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने थे। पोषण आहार व्यवस्था जहां चलाई जाती है, गांव-गांव जा करके उनमें पारदर्शिता रखी जाए, इसके लिए टेंडर निकाले गए। टेंडर निकालने में जो प्रमुख कंपनी थी उसने अनियमितता बरतने की शिकायत की, लिहाजा मंत्री जी ने इस बात को जो प्रमुख सचिव है उनके सामने रखा, मगर इस चीज पर ध्यान न देते हुए टेंडर प्रक्रिया को चालू किया गया। अब यह विवाद आपस में आरोप और प्रत्यारोप का इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सीएमओ कार्यालय तक ये बात पहुंच चुकी है और वहां से भी जवाब तलब किया गया है कि आखिर समस्या कहां आ रही है, उसको कैसे सुलझाया जाए, इसे तुरंत विचार किया जाना चाहिए। आज हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों मंत्री वर्सेस प्रमुख सचिव होने लगा, आखिर क्यों विवाद इतना ज्यादा बढ़ा, आखिर स्मार्टफोन की खरीद का सच क्या है, क्या टेंडर प्रक्रिया में सच में घपलेबाजी हुई है या फिर जिस पक्ष को अपना आराम नहीं मिला वो पक्ष अब हल्ला कर रहा है। तो इसी पर बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में हमारे प्रमुख संवाददाता अभिषेक सिंह जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही कुछ देर में बीजेपी की तरफ से हमारे मेहमान केसी जैन जी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अभिषेक, शुरुआत आपके साथ ही मैं करती हूं। एक गंभीर सा मामला बन जाता है, कहने को तो बहुत ही आराम से आप बोल सकते हैं कि एक छोटा सा विवाद है, लेकिन ये छोटा सा विवाद पूरी व्यवस्था को चलाने में या तो बहुत ज्यादा डिले करेगा या आपस में इतना ज्यादा तालमेल को खराब कर देगा कि वो स्मार्टफोन्स जो पहुंचने हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों तक, वो जो गांव-गांव में जा करके कुछ नीतियों को या तो जमाएंगे या फिर उन नीतियों को सुचारू रूप से चलाएंगे, वो सब चीजें पछड़ जाती हैं। हम पहले विवाद ही आपस का सुलझा लें, उसके बाद कोई काम चालू हो। आखिर क्यों ये विवाद इतना बढ़ गया कि मंत्री वर्सेस प्रमुख सचिव हो गया? अभिषेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे सुन पा रहे हैं आप? ये पूरा अभिषेक, मुझे सुन पा रहे हैं आप? कि कैसे पारदर्शिता बरतने के लिए सरकार की तरफ से बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर के एक नियमावली जारी होती है कि टेंडर पोल होंगे, वो भी ई टेंडरिंग होगी ताकि पारदर्शिता बरती जा सके। हमेशा से सरकारों पर आरोप लगता था कि वो एक पर्टिकुलर कंपनी या कुछ ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए हमेशा से टेंडर प्रक्रिया को इतना उलझा देते थे कि उन लोगों को ज्यादा फायदा होता था। लिहाजा उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए, पारदर्शिता बरतने के लिए ई टेंडरिंग की सुविधा को शुरू किया गया। और इन सारी ऐसा मामला सामने आता है कि बाल एवं महिला कल्याण मंत्री और प्रमुख सचिव में आपस में
तलवारें खिंच जाती हैं, और वो भी इस बात को लेकर कि आखिर किस कंपनी को टेंडर दिया जाएगा। एक कंपनी जिसने बाकायदा शिकायत करी, मुख्यमंत्री तक वो शिकायत जाती है, प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत जाती है इस बात को लेकर कि महिला एवं बाल कल्याण के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं उनको स्मार्टफोन दिए जाएं ताकि वो अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाएंगी। वहां पर क्या व्यवस्था होती है उसे लगातार अपडेट करती रहेंगी पोर्टल्स पर, उनकी ड्यूटीज को लेकर, उनके काम को लेकर आसानी से रिव्यू होता रहेगा, और भी जानकारियां निकलकर सामने आएंगी जो अंदरूनी परेशानियां होती हैं गांव में या देहातों में। तो निश्चित तौर पर इस बात को लेकर के बड़ा इनोवेटिव कदम उठाया गया कि स्मार्टफोन्स मुहैया कराए जाएंगे, और उसको लेकर के टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई। टेंडर प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद जिसे कंपनी का बात कही जा रही है, जिसे काम दिया जा रहा था, उनकी तरफ से एक ऑब्जेक्शन लेटर आता है कि टेंडर प्रक्रिया में कुछ ऐसी चीजें भी बढ़ाई गई हैं जिसे टेक्निकल बिड में या इकोनॉमिकल बिड में लाना मुश्किल होगा, और ये इसलिए किया जा रहा है साजिशन कि कुछ लोग कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इस शिकायत के बाद मंत्री स्वाति सिंह जो इस विभाग की मंत्री हैं, लखनऊ के सरोजनी नगर सीट से विधायक है, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर टेंडर प्रक्रिया रोकने को लेकर एक पत्र लिखा विभागाध्यक्ष को यानी प्रमुख सचिव को कि इस पूरी टेंडर प्रक्रिया को रोका जाए। लेकिन होता यह है कि टेंडर पोल करने के लिए पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, टेक्निकल बिड और इकोनॉमिकल बिड ओपन हो जाती है, और ये एक बात का सीधा इशारा है कि मंत्री और विभागाध्यक्षों के बीच कोऑर्डिनेशन का लेवल 0 है। यानी मंत्री कुछ और कहता है, विभागाध्यक्ष कुछ और करते हैं। विभाग कौन चला रहा है ये अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया। अभिषेक जो मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से सवाल जवाब अब किया गया है, मंत्री जी से भी उनकी बातचीत पूछी गई है, तो मामला फिलहाल कहां आके अटका है? क्या बिड आगे बढ़ चुकी है या फिर उसे रोक दिया गया है? कर रहे हैं मुख्यमंत्री कार्यालय पर शिकायत पहुंचने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह किया गया कि आखिर विभाग के मंत्री और प्रमुख सचिव के बीच इतना बड़ा रिफ्ट, इतनी बड़ी खाई कैसे पैदा हो गई कि एक दूसरे से ये बात नहीं हो पाई, और ये बातें निकलकर मीडिया तक आती हैं, सामाजिक फोरम पर आती हैं, बाकी लोगों को पता चल रहा है, और ये अपने आप में बड़ी किरकिरी हो गई है इस पूरे मामले में। जो इतना सेंसिटिव विभाग है महिला एवं बाल कल्याण, जिसको लेकर के सरकार के तमाम दावे वादे हैं, सरकार अपनी तरफ से, मुख्यमंत्री खुद लगातार रिव्यू मीटिंग में कहते रहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों के टीकाकरण और बाकी चीजों को लेकर के बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। वो खुद भी रिव्यू करते हैं। कई बार हमने देखा कि इस तरह के कार्यक्रमों में खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं, और उस विभाग में इस तरह का नॉन कोऑर्डिनेशन एक बात की तरफ इशारा करता है, कहीं न कहीं अंदर खाने कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही होगी, और शायद यही वजह है कि मंत्री जी और प्रमुख सचिव आपस में एकमत नहीं हो पाए और बात यहां तक पहुंच गई है। ठीक है अभिषेक, यहाँ पर एक बड़ी समस्या इस बात की भी है कि सरकार बने हुए करीब 4.5 साल के आसपास हो रहा है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सरकार वर्सेस नौकरशाही चलता ही रहता है। ये कोई पहला मामला नहीं है। तालमेल बैठाने में कहां पे लापरवाही हो रही है या कहां पे ढिलाई हो रही है? क्यों ये तालमेल नहीं बैठ पा रहा? और ये पहला मामला नहीं है जब अधिकारियों पर ये सवाल होता रहा है, आरोप लगाते रहे विधायक, मंत्री, कई बार थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। ठीक है अभिषेक, आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी यहाँ पे, थोड़ा सा सीधे आपको राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कुछ चैलेंज आए, जैसे अचानक ऑक्सीजन की मांग, हर जनपद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर हो सके, इस पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। हर एक जनपद में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं भारत सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार अपने स्तर पर, एसडीआरएफ से, अन्य यानी सीएसआर से भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हर एक जनपद में व्यापक पैमाने पर ये ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो सकें, और इसको लेकर के पूरी ताकत के साथ हर जनपद में एक नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट लगने प्रारंभ भी हो चुके हैं, जिससे आने वाले समय में हर एक जनपद ऑक्सीजन आपूर्ति में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हर एक जनपद ने कोविड के फर्स्ट वेव में भी और सेकेंड वेव में भी अपने तरीके से जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में अच्छा काम किया है, और उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के आने वाले समय में यानी 25 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में आशंका थी कि प्रतिदिन 1 लाख से अधिक पॉजिटिव केस आएंगे,
और इसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक्टिव केसेस की संख्या 30 लाख से अधिक होगी। आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह नियंत्रित है। हमारे यहाँ मैक्सिमम जो एक्टिव केस गए थे वो 3,10,000 तक गए थे। आज उनकी संख्या घट करके मात्र 58,000 रह गई है। प्रदेश के अंदर 24 अप्रैल को जो पॉजिटिव केस आए थे 38,000 से अधिक आए थे। आज घट करके पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 3,200 पॉजिटिव केस आए हैं। यानी हमने पॉजिटिविटी कम की है और रिकवरी को 95% से अधिक बढ़ाया है। इसके लिए हम लोगों ने निगरानी और मोहल्ला समितियों को सक्रिय किया। निगरानी और मोहल्ला समिति गांव-गांव में जाकर के या मोहल्लों में जाकर के घर-घर स्क्रीनिंग का करने का काम, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने का काम, अगले 24 घंटे के अंदर आरआरटी की टीम उनका टेस्ट कर लेती है। इस लक्ष्य को लेकर के जब एक एग्रेसिव कैंपेन प्रदेश के अंदर चला, उसका परिणाम है कि हमारी रिकवरी रेट बढ़ी और पॉजिटिविटी न्यूनतम स्तर पर आई है। लगातार हमारी तैयारी इस दिशा से चल रही है। हमने इसी दौरान थर्ड वेव की भी तैयारी प्रारंभ की है। ये थर्ड वेव 2 प्रकार से हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होगा। एक तो ये बच्चों के लिए, जिससे जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि बच्चों की दृष्टि से खतरनाक हो सकता है, और दूसरा जो ये आशंका, दूसरा हमें यहाँ पर और भी अलर्ट रहना है, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू और तमाम अन्य बीमारियों की दृष्टि से पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी काफ़ी संवेदनशील है। यद्यपि कोरोना के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस के लिए लड़ना ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ एक अच्छी लड़ाई यहाँ पर पिछले 4 वर्षों के दौरान लड़ी है। इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों में 95% कमी करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पीको बनाना पड़ा था, कुछ सीएससी में मिनी पीको बनाने पड़े थे, हम लोगों को जेई वैक्सीनेशन का बृहद अभियान चलाना पड़ा था, प्रशिक्षण के एक बृहद अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था, और आज हम लोगों ने फिर वही कार्यक्रम हमारा आगे चल रहा है। जो कल मैं देवरिया और कुशीनगर में था, सिद्धार्थनगर और बस्ती में आया हूं। बस्ती और संत कबीरनगर की एक साथ समीक्षा ली है, सिद्धार्थनगर में सिद्धार्थनगर की समीक्षा ली है। इसके पीछे का उद्देश्य ही यही है कि हम दोनों के लिए अभी से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा लें। वर्तमान में कोरोना पोस्ट कोविड केयर के लिए, कोरोना के बाद जिन लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है लेकिन फिर भी कुछ शिकायतें हैं, उनके लिए पोस्ट कोविड वार्ड बनाना, उनका उपचार, निःशुल्क सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाना, उनके परिजनों के लिए भी भोजन की व्यवस्था कम्युनिटी किचन के माध्यम से करवाना। जहां इसकी समीक्षा लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, वहीं अन्य संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने की तैयारी मजबूती के साथ की जा रही है। हम लोग थर्ड वेव के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस पर भी प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर के पूरी टीम पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम लोगों ने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को अब तक आगे बढ़ाया है। 1 जून से हम लोग प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 18 वर्ष से लेकर के 44 वर्ष की उम्र के लोगों को, उन सभी युवाओं को वैक्सीन देने जा रहे हैं। उसमें हमने कुछ प्राथमिकताएं भी तय की हैं, जैसे अभिभावक स्पेशल बूथ, 12 वर्ष से छोटी उम्र के जितने भी बच्चे होंगे उनके अभिभावकों को चिन्हित करके उनको वैक्सीन लगाया जा सके, इसको एक प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है। न्यायिक अधिकारियों के लिए अलग से बूथ बन सके, जहां उनका निवास स्थल है उसके आसपास कहीं बन सके, इसको प्राथमिकता के आधार पर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा मीडिया के लिए अलग से बूथ बने, उनके परिवार के लोग उससे लाभान्वित हो सकें, इसके लिए एक अलग से प्रयास करने का प्रयास हो रहा है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जो देश की लड़ाई है, यह भारत के 135 करोड़ लोगों को बचाने का अभियान है। हम लोग आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 2 स्वदेशी वैक्सीन इस देश को समय पे दिए हैं, क्योंकि किसी वायरस के खिलाफ 1 साल से पहले वैक्सीन आना ये पहली बार हुआ है। इससे पहले किसी भी, आपने देखा होगा डेंगू के खिलाफ अब तक कोई वैक्सीन नहीं आ पाया।
अन्य जो बीमारियां उनके खिलाफ एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का कोई अब तक वैक्सीन नहीं आ पाया। लेकिन नेतृत्व, लीडरशिप जब काम करती तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। और भारत अकेला देश है जिसने 2-2 वैक्सीन एक साथ लॉन्च की। यह वैक्सीन प्रमुखता के आधार पर हम लोग हर जगह उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि गांव के कॉमन सर्विस सेंटर को इसका केंद्र बिंदु बनाएं और कॉमन सर्विस सेंटर में ही गांव के लोगों का, जरूरतमंद लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा करके उनको वैक्सीन उपलब्ध करवा दें। आप सबसे मेरी अपील है, हम इस महामारी से सभी लोग किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं। इस बृहद अभियान के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर के आम नागरिक को भी जागरूक करना पड़ेगा। जैसे कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन, हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर न निकलें, 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से छोटी उम्र के लोग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी व्यक्ति अगर अपना जितना बचाव कर सकता है करें। अन्य लोगों को बाहर निकलना ही है आवश्यक कार्य से, तो वे मास्क और 2 गज की दूरी का पालन अगर कर सकें तो ये कोविड से बचने के लिए उत्तम उपाय है। दूसरा, टेस्ट से लोग भागे ना। गांव-गांव में टीमें जा रही हैं, हर व्यक्ति टेस्ट अपना जरूर कराए। ये टेस्ट उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके घर तक उपलब्ध कराया जा रहा है। WHO ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस अभियान की सराहना भी की, इसलिए हमें टेस्ट से भागना नहीं चाहिए। और तीसरा, वैक्सीन से भी हम भागे ना। हमारी पारी जब आएगी हम वैक्सीन अवश्य लगाएंगे, क्योंकि यह वैक्सीन हमारा सुरक्षा कवच होगा। हम लोग इसको अगर जन जन तक पहुंचा करके प्रत्येक नागरिक को इसके लिए जागरूक कर सकेंगे तो इस महामारी के खिलाफ ये जागरण एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का हिस्सा होगा। मुझे यही आप सबसे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जो कि बस्ती के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने कहा कि पोस्ट कोविड को लेकर के भी हमारी तैयारियां जोरों पर हैं और कोरोना को लेकर के भी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। चर्चा कर रहे हैं हम स्मार्टफोन का सच, मंत्री वर्सेस प्रमुख सचिव। किस तरह से स्मार्टफोन के टेंडर की जो प्रक्रिया थी उसमें अनियमितता बरती जा रही है, ऐसा कहना है विभाग की मंत्री का, यानी कि स्वाति सिंह जी का। और इसके कहने के बावजूद जो प्रमुख सचिव हैं वी झाओमी, उनकी तरफ से जो टेंडर प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाता है। ये विवाद अब मुख्यमंत्री के दफ्तर तक पहुंच चुका है और जवाब तलब किया गया है। हमारे साथ इस चर्चा में बीजेपी की तरफ से केसी जैन जी जुड़ गए हैं। केसी जी, स्वागत आपका।
पूरा विवाद हम सबने देखा, वो विवाद अब पर्दों के पीछे नहीं है, अब सामने भी आ चुका है कि किस तरह मोबाइल फोन की खरीद को लेकर के, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए होना था, अब जो सारा झगड़ा, सारा विवाद वो सामने है। कब तक हम इस प्रकार की समस्याओं, इस प्रकार की उलझनों से ही निपटते रहेंगे? क्योंकि अगर इसी में फंसे रह जाएंगे तो फिर बाकी सारे काम, बाकी सारी नीतियों को लागू करना, वो सब चीजें कम होंगी। यहाँ इस विवाद को देख करके क्या कहें आप कि पहले हम अपने घर के झगड़े सुलझा लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे? सूर्या जी, पहली बात तो यह है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो मंशा रही है, इसीलिए अभी तक जो ऑफलाइन टेंडर निकाले जाते थे, उन सारे टेंडरों को ई टेंडरिंग के रूप में टेंडर निकाले जा रहे हैं, जिससे कि टेंडरिंग प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता बरती जा सके और सबको बहुत सारे सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को लाभ पहुंचाते हुए उसको लाभ पहुंचा सकते थे, जिसको चाहे उसको टेंडर दे सकते थे। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इन चीजों को प्रोत्साहित किया गया और जब ये जिस विभाग का मामला आ रहा है, बाल विकास विस्तार से जुड़ा हुआ, ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो है और उनको ये मोबाइल का वितरण होना था, स्मार्ट मोबाइल का, जिससे कि कहाँ पे कितना वितरण हुआ है, कौन लाभार्थी है, क्या है, सारी चीजों की डिटेल वो समय समय पर शासन प्रशासन को भेज सके। लेकिन श्रीमती स्वाति सिंह जी जो कि मंत्री हैं, उन्होंने जब उनको इस बात की जानकारी हुई कि कहीं ना कहीं ये जो टेंडरिंग की प्रक्रिया है इसमें कुछ चीजों में अनियमितता बरती गई, तब उन्होंने अपने विभाग को कहा कि देखिए इस निकालिए। हेलो जी 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 केसी जी बताइए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, कहीं ना कहीं उस मंशा पे कुछ अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं और उसका परिणाम कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश को भी झेलना पड़ता है, साथ ही साथ सरकार को भी उसके परिणाम झेलने पड़ते हैं। केसी जी, यही तो सवाल है कि 4 साल से ऊपर सरकार को, अब तो चुनाव का वर्ष आ चुका है, कब तक सरकार वर्सेस ब्यूरोक्रेसी चलता रहेगा और उस वजह से कब तक जो जनता है वो नुकसान में रहेगी? सरकार वर्सेस ब्यूरोक्रेसी का कोई मामला नहीं है। मामला ये है कि ये एक मामला जो संज्ञान में आया है और ये मंत्रियों की जिम्मेदारी है। अगर शासन प्रशासन जो प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं, केवल अधिकारी सारी चीजों को सही से करते रहे तो अधिकारी तो परमानेंट के लिए होता है, कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई जाता है, पूरा का पूरा विभाग चलता रहता है। मंत्री की आवश्यकता क्या है? मंत्री की आवश्यकता इसीलिए है कि अगर कहीं पे कोई अनियमितता होती है तो उस पर नजर रखे और उस पर कड़ी आपत्ति करे, उसमें उन दिक्कतों को दूर करे। सुश्री स्वाति सिंह जी ने उसी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और बिल्कुल जो चीजें होनी चाहिए जनता के हित में, जो चीजें हैं, अगर स्मार्टफोन की खरीद, ठीक है केसी जी, इस बात को हम भी मानते हैं कि मंत्री अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, चीजें पारदर्शी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चर्चा इस बात की कि सवाल ये उठ रहा है कि वैसे ही तमाम सरकारी योजनाओं को लागू करने या उनको आम जन तक, धरातल तक पहुंचाने में बहुत लंबा वक्त बीत जाता है। उस वक्त के अलावा अगर हम इस विवाद में भी वक्त बिताएंगे तो आखिर कब वो चीजें जनता तक पहुंच पाएंगी? जायज है और कहीं ना कहीं कुछ इसी तरीके के जो अधिकारी होते हैं जिनका अड़ियल रवैया रहता है या कहीं ना कहीं अपने आप को केवल सही सिद्ध करने में लगे रहते हैं, क्योंकि वो तो परमानेंट के लिए, उनको जनता के बीच में नहीं जाना है। जनता के बीच में विधायक मंत्रियों को जाना है, सरकार को जाना है, जवाबदेही सरकार की है, जवाबदेही विधायक मंत्रियों की है, वो तो परमानेंट के लिए है, उनकी तनख्वाह फिक्स है, उनको अपने स्तर से काम करना है। तो उन चीजों में अनियमितता ना हो, इसीलिए जो जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो इसीलिए चुने जाते हैं कि हमारे अधिकारों के कोई और डाका न डाल सके, हमारे अधिकारों के साथ अतिक्रमण न होने पाए, इसलिए जनता जनप्रतिनिधियों को चुन करके भेजती है। स्वाति सिंह जी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है और ये मामला अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी तक, पीएमओ तक भी पहुंच गया है, क्योंकि सीधे सीधे आईएएस से जुड़ा हुआ मामला है, विशेष सचिव से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में जो चीजें हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा, लेकिन बिल्कुल अधिकारियों को ये सोचना पड़ेगा कि अधिकारी वो इसलिए नहीं बने, सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं बने, सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए अधिकारी नहीं बने, उनकी भी पूरी जिम्मेदारी जनता के प्रति उतनी ही है जितनी मंत्री, मिनिस्टर, विधायकों की है और जनप्रतिनिधियों की है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि उनको सारी चीजों के बारे में पता होता है
कि वो विभाग में लंबे समय से काम कर रहे होते हैं, विभाग की इंटरनल चीजों के बारे में उनको बहुत गहराई से पता होता है, तो उनको ब्रीफ करते समय, मंत्रियों को ब्रीफ करते समय इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम जनता के लिए ही काम कर रहे हैं, और अगर हमको जनता अपने टैक्स से, जो जनता टैक्स देती है उसी से तो उनको तनख्वाह मिल रही है, ऐसे में जनता के हितों का ध्यान उन्हें भी रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि मंत्री को हस्तक्षेप करना ही पड़े, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ जनता तक ही तो सारी नीतियों का, सारी सुविधाओं तक पहुंचने में देर है, चर्चा इसी बात की है। इतना मनमोहन बना दिया है क्योंकि भ्रष्टाचार हमेशा से व्याप्त रहा है, और अब भ्रष्टाचार का निवारण हो रहा है तो अधिकारियों को दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप ही कार्य होगा, योगी आदित्यनाथ जी की मंशा के अनुरूप ही कार्य होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा रही है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, उस पर सरकार काम कर रही है, और इसमें जो भी बीच में आएगा। ठीक है, उम्मीद यही करते हैं कि भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन इसी चीज पे अभिषेक जी आपके पास आती हूँ आखिरी सवाल को लेकर के। विवाद अगर पर्दे के अंदर ही सुलझ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब वो बाहर आ चुका है, अब वो चर्चा का विषय बन चुका है। क्या कहेंगे कि कहां सामंजस्य नहीं बैठ रहा है कि विभागीय मंत्री और प्रमुख सचिव के विवाद सामने खुल करके आ जाते हैं? जी सवाल हमसे है। जी नहीं, ये सवाल अभिषेक जी। बड़ी बात यह है कि स्वाति सिंह का नाम हमेशा से विवादों से जुड़ा रहा है। ये पहली बार नहीं कि उनके लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, या इससे पहले भी कई बार इस तरह के घटनाक्रम हुए हैं जिसको लेकर के स्वाति सिंह हमेशा से चर्चा में रही हैं, और उन्हें खासा मजबूत भी कहा जा रहा था पूरी कैबिनेट में। जब वो मिनिस्टर बनती हैं तो फिर उन्हें ये भी कहा जा रहा था, इससे पहले भी उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा था, और ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरह से, जिस घटनाक्रम के बाद वो राजनीति में आती हैं, विधायक बनती हैं और तो मिनिस्टर बन जाती हैं। लेकिन उन सारी चीजों के बनिस्बत पहली बार ऐसा नहीं कि उनका नाम इस तरह लिया जा रहा है, और उनके ही विभाग में इतनी महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री की योजना में किसी कंपनी को फायदा या नुकसान पहुंचाने के लिए इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हो जाता है। खुद विभाग के अध्यक्ष और मंत्री की आपस में तनातनी होती है, वो एक दूसरे की बात नहीं सुनते, कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इस बात पर विचार करना होगा कि आखिर बीते 4 साल में फिर और वहां पर क्या हुआ होगा। अगर कोई अधिकारी मंत्री की बात नहीं सुन रहा है तो फिर अधिकारी इसका मतलब बेलगाम हो गए हैं, अधिकारी काम नहीं करना चाहते, या फिर मंत्री इतना ज्यादा काम करते हैं अधिकारियों से बात का वो। ठीक है अभिषेक जी, आपकी बात पे केसी जी बोल रहे हैं। केसी जी, आपसे भी यही सवाल कि ये जो विवाद है पर्दे के बाहर आ चुका है, अब आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, आखिर क्यों स्थितियां इतनी बिगड़ जाती हैं, कहां सामंजस्य, कहां तालमेल बिठाने में कमी रह जाती है? केसी जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो। अभी आदरणीय अभिषेक जी ने जो बात कही कि कहीं ना कहीं जो टकराव की स्थिति पैदा हुई, क्यों पैदा हुई, इसको सुलझा लेना चाहिए था, सही बात। लेकिन जब अधिकारियों को दिशा निर्देश एक मंत्री के द्वारा दिया जाता है, जिस मंत्री के अधीनस्थ सारे अधिकारी होते हैं, और उनपे उसको विचार जरूर करना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि जब ये टेंडर निकला था, टेंडर निकलने के बाद में प्रक्रिया चालू थी, प्रक्रिया कोई समाप्त नहीं हुई थी, किसी को टेंडर अभी तक अलॉट नहीं हुआ था। ऐसे में अगर उसमें प्रक्रिया में दिक्कतें आ रही थी और ये शिकायतें मिल रही थी, सीधे सीधे मंत्री जी को, विभाग को सीधे सीधे शिकायतें मिल रही थी कि इसमें अनियमितता कहीं बरती गई है, तो उन चीजों को निरस्त करते हुए विभाग के जो सचिव हैं उनको चाहिए था कि अगर वो प्रक्रिया को सिर्फ निरस्त करने की मांग थी, ये तो है नहीं कि प्रक्रिया हमेशा के लिए निरस्त है, आप दोबारा टेंडर वही निकाल देते, क्योंकि प्रक्रिया पूरी भी नहीं होती, प्रक्रिया कंटिन्यू थी और सारी चीजें पूरी हुई नहीं थी, कोई टेंडर किसी को अलॉट नहीं हुआ था, कोई मोबाइल वितरण हो नहीं गए थे, खरीद हो नहीं गई थी, तो एक शुरुआत थी। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि अगर विभागीय मंत्री तक शिकायत पहुंच रही है और वो ये कह रहे हैं कि इसको निरस्त करके नया टेंडर आप जारी कर दीजिए, तो उन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें संज्ञान में सारी चीजें आ जाएगा। लेकिन ऐश्वर्या जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए, योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए कोई भी भ्रष्टाचार को पनपने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अधिकारी पहले से जिन सरकारों ने उनको पाला पोसा और कहीं ना कहीं उन्होंने लाभ लिया, पहले जो सरकारें रही उनके मंत्री, मिनिस्टर, विधायक तमाम सारे जेल भी गए, तो ऐसे में वो स्वयं लाभ लेते रहे, अधिकारियों को लाभ पहुंचाते रहे, 50-50 का काम होता रहा। लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं चलेगा। सरकार के लिए जो योजनाएं हैं
जनता को जो पैसा है। चलिए उम्मीद करते हैं कि अब जो ये भ्रष्टाचार, अब जो ये तमाम विवाद की बात है, शायद ये जल्दी सुलझेगी, क्योंकि जनता इस चीज में ज्यादा यकीन करती है कि जो नीतियां बनी हैं वो उस तक पहुंच पाए तभी वाहवाही है, वरना नहीं। बहुत धन्यवाद केसी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। अभिषेक आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ दर्शकों फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।